हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे जो आर्ट एजुकेशन का ड्रामा एंड आर्ट का अपना पेपर चल रहा है, उसमें बाकी के टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है टॉपिक वो है आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो आर्ट थेरेपी है वो होती क्या है। ठीक से, तो देखिए, जो आर्ट थेरेपी है ये अभिव्यक्ति का एक क्रिएटिव वे है। ठीक है, आर्ट थेरेपी अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन का एक रचनात्मक तरीका है। ठीक है, और कला जो थेरेपी है जिसको अपन कला चिकित्सा कहते हैं, जो कला चिकित्सा है वो मनोचिकित्सा से जोड़कर कार्य किया जाता है। जो आर्ट थेरेपी है वो साइकोलॉजी से जोड़ के ये काम करते हैं। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी और आर्ट थेरेपी दोनों की बात एक ही है। क्या है? अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। पर दोनों का जो उद्देश्य है, ठीक है, दोनों का जो उद्देश्य है वो क्या है? सेम है। मतलब चीजें अलग अलग कह सकते हैं पर जो मेन उद्देश्य है वो एक ही है। ये जो आर्ट थेरेपी है इसमें रचनात्मक कला अभिव्यक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। फिर चिकित्सक रोगी की रचनात्मक अभिव्यक्ति का विश्लेषण करता है और बातचीत के माध्यम से, किसके माध्यम से? कन्वर्सेशन होती है, बातचीत के माध्यम से उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है। ठीक है, जो कला मनोचिकित्सा है मनोविज्ञान के आरंभिक उपचारों में से ही एक है। जो आर्ट थेरेपी है ये मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी है उसके एक उपचारों में से ही एक है। इसमें क्या होता है, जो चिकित्सक होता है, थेरेपिस्ट होता है, और जो पेशेंट होता है उसके मध्य कला के द्वारा एक संबंध स्थापित किया जाता है। रोगी द्वारा अभिव्यक्त जो प्रतीकात्मक प्रतीक है उनका विश्लेषण करता है, जो उसके मनोभावों को समझने में सहायता करता है। जो रोगी होता है उसके जो भी मनोभाव हैं उसको थेरेपिस्ट समझता है। ठीक है, अब आजकल जो है कला चिकित्सा में व्यक्ति केंद्रित संज्ञानात्मक व्यवहार हो गया, बिहेवियर हो गया, यानी कि कथा आधारित, यानी कि जो स्टोरी टेलिंग मेथड होता है वो भी, परिवार आधारित, मतलब कई स्ट्रेटजीज का कला चिकित्सा में आर्ट थेरेपी में उपयोग होता है। ठीक है, आर्ट एज जो थेरेपी है इसकी काफी सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, जो परिभाषा इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी जो नोट्स आपको पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें आपको अच्छे से बिल्कुल मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आर्ट थेरेपी की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये एक नई चिकित्सा प्रणाली है। 18वीं सदी के अंतर्गत, जब 18th सेंचुरी थी, जब ये प्रयोग में लाई गई थी। इसका उपयोग ऐसे मानसिक रोगों के नैतिक उपचार के लिए किया जाता था जो झूठ बोलते थे। ठीक है, मतलब ऐसे रोगी जो झूठ बोलते थे उनके लिए, मतलब ऐसे मानसिक रोग होते हैं ना, उनके लिए किया जाता था। जो 20वीं सदी है उसके मध्य तक आते आते जो कला चिकित्सा है ये एक प्रोफेशन के रूप में सामने आई। खासकर जो यूरोपियन और इंग्लिश लैंग्वेज वाले कंट्रीज हैं उनमें इसको ज्यादा महत्व मिला सबसे पहले। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे तो ये फैलती गई। ठीक है, धीरे धीरे इसका प्रसार प्रचार होने लगा और ये सब जगह अब तो फैल चुकी है। अब बात करते हैं जो आर्ट थेरेपी है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ काम आती है। आर्ट थेरेपी की एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ आर्ट थेरेपी। तो देखिए, सबसे पहले इसको, मतलब ये देखिए कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं हम आर्ट थेरेपी को। तो इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है बाल चिकित्सा के उपयोग में। बाल चिकित्सा में, अब बात करें बाल चिकित्सा से क्या तात्पर्य है। देखिए देखिए,
ये जो है, जो मतलब बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे कई बच्चे जो अपने आप में, जैसे आपने सुना होगा जो छोटे बच्चे होते हैं 18 ईयर ओल्ड से छोटे होते हैं, 18 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, चाइल्ड करेक्शन घर में भेजा जाता है, ठीक है। वहां उनकी चलती है बाल चिकित्सा, ठीक है। वहां उनसे जो भी मतलब उनकी प्रवृत्ति है, पर्सनैलिटी है, उनमें सुधार किया जाता, ताकि जो उनकी अपराध करने वाली जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाए, ठीक है। फिर इसका उपयोग जो है, और वैसे भी जो नॉर्मल बच्चों की अगर कोई बीमारी वगैरह है, उनमें भी इसका प्रयोग होता है। दूसरी बात है, नॉर्मल जो डिजीज होती हैं, साधारण कोई बीमारी हो, साधारण जो बीमारियां होती हैं, इसके साधारण बीमारियों के इलाज के में भी ये काम में आती है आर्ट थेरेपी, ठीक है। जैसे भाई किसी व्यक्ति में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति है, कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है, कोई किसी की पर्सनैलिटी खराब होती है, फिर वो मरने की कोशिश करता है, टेंशन में रहता है, माइग्रेन वगैरह, मतलब इस प्रकार की जो दिक्कत है ना, उनको काफी हद तक जो आर्ट थेरेपी है इससे ठीक किया जाता है, ठीक है। फिर है जो कैंसर के व्यक्ति होते हैं, कैंसर प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, उसका इलाज करने में, ठीक है, उसको उससे मतलब उसका जो प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है, उसको कम करने में ये काफी मददगार है। कैसे मददगार है, ये देखा गया कि जैसे कैंसर प्रभावित जो महिलाएं थी, एक मतलब रिसर्च टाइप किया कि उनको काफी जैसे चीजें हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, चित्र बनाना, उनमें इन्वॉल्व किया गया, तो उनसे क्या हुआ कि उनसे कैंसर का जो दर्द था वो कम हो गया, मतलब वो अपनी जो भावनाएं थी उनको एक अलग वे में कन्वर्ट करने लगी, जो अपनी फीलिंग्स थी पढ़ाने लिखाने, सॉरी पढ़ाने लिखाने की नहीं, जो कैंसर की दर्द वाली जो फीलिंग थी वो भूलकर अपना जो मन है वो दूसरे क्षेत्र में होने लगा, अपना ध्यान है वो कैंसर से हटा के किसी दूसरे काम में लगाने लगी, जिससे हुआ क्या, उनको जो दर्द था वो कम महसूस होने लगा और कैंसर भी कम होने लगा उनका, ठीक है। फिर आता है एक आपदा राहत में उपयोगी है, आपदा राहत में भी ये उपयोगी है। आपदा राहत में कैसे उपयोगी है, देखिए, आपदा जब होती है किसी इलाके में, किसी एरिया में, किसी देश में या किसी क्षेत्र में, तो उसके बहुत ही दर्दनाक अनुभव होते हैं, ठीक है। उनसे उबारने में आर्ट थेरेपी मदद करती है, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए किसी को इंजरी आ गई, किसी को कुछ भी दिक्कत हो गई, तो उनकी जो कौशल्स हैं वो बढ़ाने में, आपस में एक दूसरे की मदद कैसे करें, उनमें मतलब सकारात्मक भावना कैसे लाएं, वहां भी आर्ट थेरेपी का यूज किया जाता है। बाकी आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें एकदम डिटेल से मस्त एकदम बिल्कुल पढ़ सकते हैं। फिर एक आता है कैदियों की चिकित्सा, कैदियों की चिकित्सा, कैदियों की चिकित्सा से क्या तात्पर्य है, जैसे जेल होती है उसमें क्या किया जाता है, जो कैदी होते हैं उनके विचार जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, जब मतलब कोई अपराध उन्होंने किया होता है तो उनकी जो सोचने की प्रवृत्ति है नेगेटिव होती है, आपराधिक प्रवृत्ति के वो होते हैं, ठीक है। उनका बिहेवियर मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं होता है, ठीक है। तो उनका बिहेवियर चेंज करने में, उनका बिहेवियर है उसको पॉजिटिव तरीके से सुधारने में, उसको कुछ अच्छे काम करने में, उनके विचारों को सुधारने में, सेल्फ स्टीम बढ़ाने में, इन सब में आर्ट थेरेपी काम आती है। फिर एक शोक, डिप्रेशन से बाहर निकालने में, शोक कम करने में, शोक कम करने में, बच्चा जो है, मान लीजिए अपन अपने कोर्स की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बच्चे
में आ गई, किसी परिवार में ऐसा बच्चा पैदा हो गया, तो उसके शौक को कम करने के लिए, या फिर माता पिता, किसी बच्चे के माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको शौक, मतलब उसके शौक को कम करने के लिए, ठीक है। या मतलब इसी प्रकार किसी भी सदमे से बाहर निकालने में जो आर्ट थेरेपी है ये काम में ली जा सकती है और ली जाती है। फिर एक काम है स्पेशल स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए भी ये यूज में ली जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसका एक उपयोग होता है जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं उनमें भी इसका, रिहेबिलिटेशन सेंटर में जैसे शराब छुड़ाना और बिहेवियर मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया, इन सब को भी शामिल किया जाता है। बाकी जो स्पेशल वाले बच्चों के लिए होते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर, वो तो इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी इसके अंदर थी। इसके बाद अपन दूसरा टॉपिक करेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको एक बार इरेज कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं अपन अगला टॉपिक। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पसीने बहुत आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर फैन चलाएं तो जो आपको वॉल्यूम है इसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आएगा, इसलिए मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आपके लिए, ये फैन वगैरह बिल्कुल नहीं चला रखा, इसलिए आपको जो वो आवाज है मेरी वो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ठीक है। ये इसलिए पसीने आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो आता है लिंकिंग आर्ट एजुकेशन विद मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर अपन बात करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इसमें क्या आता है, देखिए देखिए जैसे अपने फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक जो बनावट होती है उसमें जैसे विभिन्नता होती है, उसी प्रकार जो बुद्धि होती है, दिमाग होता है, उसमें भी सभी में भिन्नता होती है, ठीक है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग बुद्धि होती है, वो अलग अलग सीखते हैं, कैचिंग पावर अलग होती है, एक्सप्रेशन की मतलब सब कुछ अलग होता है। बात करें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो हावर्ड गार्डनर ने क्या किया, इसने हावर्ड गार्डनर इन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दी, ठीक है। इनके अनुसार व्यक्तियों के अंदर 8 प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती हैं जो अलग अलग होती हैं, ठीक है। इन 8 प्रकार की जो इंटेलिजेंस है इनसे बच्चा किसी एक या दो क्षेत्रों में सफल पाया जा सकता, मतलब हर किसी में कोई न कोई एक इंटेलिजेंस तो अच्छी होती है, मजबूत होती है मतलब। और उन शक्तियों को पढ़ाने से विद्यार्थियों को, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो स्किल अच्छी हो, वो स्किल अगर हम उसको इम्प्रूव करेंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सफल हो पाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन सी टाइप्स की जो थी मल्टीपल इंटेलिजेंस उन्होंने कही। तो सबसे पहली बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। उसके बाद दी थी मैथमेटिकल और लॉजिकल। इसके अलावा तीसरी जी म्यूजिकल। ये सीरियल से नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। स्पाटियल, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, अभी इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इंट्रापर्सनल, ठीक है। एक है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक, ठीक है। तो इनमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले बात करें
टॉपिक अपना क्या है, लिंकिंग आर्ट एजुकेशन विद मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो एक एक की बात करेंगे, ठीक है, एक एक की कैसे बात करेंगे, जैसे लिंग्विस्टिक जो है, लिंग्विस्टिक और ये मैथमेटिकल वाली को आर्ट से कैसे जोड़ें, म्यूजिकल को कैसे जोड़ें, नेचुरलिस्टिक को कैसे लिंक करें आर्ट के साथ, ये सारी चीजें मतलब अलग अलग अपन अब इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें अपन लॉजिकल वाले की, ठीक है। लिंग्विस्टिक की अगर बात करें, देखिए लिंग्विस्टिक की अगर बात करें, एक एक का सीरियल नंबर से देखते हैं। लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस है उसको आर्ट के साथ कैसे लिंक करें। तो देखिए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के कारण जो भाषाई क्षेत्र है में कोई इंसान सफल हो जाता है, तो कई भाषाओं को इजीली सीखता है, मतलब जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो कई भाषाओं को अच्छे से सीख पाता है और बोल भी पाता है। यदि आर्ट एजुकेशन को इससे लिंक कर दे, किससे, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से लिंक कर देते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि एक जो कलाकार है, मान लीजिए आर्टिस्ट है, वो सिंगर है, मान लीजिए वो हिंदी गाने गाता है, अगर उसके अंदर ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है तो वह दूसरी भाषाओं के गाने भी गा लेगा, ठीक है, ये होती है लिंग्विस्टिक। अब बात करें मैथमेटिकल और लॉजिकल जो इंटेलिजेंस है उसको कैसे आर्ट के साथ लिंक करें। देखिए म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक को कंपोज करना ये भी लॉजिकल और मैथमेटिक वाला काम है, ठीक है। जो हम सुनते और बनाते हैं उसमें पैटर्न्स होते हैं, कुछ ताल कुछ लय होती है, ठीक है, मतलब ध्वनि के जो अनुपात है वो होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो इंटेलिजेंस है ये भी बहुत सारी जगह काम आती है, हर चीज में, जैसे मैथमेटिक का म्यूजिक ही कंपोज कर रहे हैं वहां भी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। फिर अपने पास आता है म्यूजिकल, क्या आता है अपने पास, म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस है उसको कैसे आर्ट के साथ लिंक करें, तो ऐसे ही म्यूजिकल का आएगा, ठीक है। फिर बात करें काइनेस्थेटिक का, तो काइनेस्थेटिक क्या होता है, देखिए काइनेस्थेटिक में क्या होगा कि इंटेलिजेंस जो है अपनी जो कुछ भी फीलिंग है, मतलब अपन जो भी फील कर रहे हैं, और जो अपना आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, काइनेस्थेटिक में क्या आएगा, अपन जो सोच रहे, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, मैंने यही लिखा काइनेस्थेटिक, जो मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं मान लीजिए एकदम सापेक्ष चल रहे हैं, तो ये क्या है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। मान लीजिए मैं बोल कुछ रहा हूं और लिख कुछ रहा हूं, तो ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस नहीं है, ये इसमें फाइन मोटर ग्रॉस मोटर इनका यूज करते हैं। इसका जो काइनेस्थेटिक का किस में यूज करते हैं, जैसे भाई कई बार देखा होगा डांस करने में, म्यूजिक में, ठीक है, इसमें भी होता है, ठीक है, मतलब जहां भी बॉडी की मूवमेंट होती है उसमें ये इशारे करने में इसका वो होता है, लिपसिंग जब करते हैं या किसी को समझाते हैं इशारों में, वहां भी इसका यूज होता है। फिर आता है इंटरपर्सनल, इससे पहले एक स्पार्टियल बच गया था अपना, ये स्पार्टियल क्या है, मान लीजिए मैंने कह दिया आपसे कि एक कमरा है, उसके अंदर एक फ्रिज रखा है, एक बेड रखा है, ऊपर पंखा लग रहा है, तो आप अगर उस चीज को सोच पा रहे हैं कि मान लीजिए 10 बाई 10 का कमरा है, उसमें इतनी जगह में बेड डला होगा, उस कॉर्नर में फ्रिज रखा होगा, तो ये क्षमता जो है ये कौन सी, स्पार्टियल, हम स्पेस का थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं। जो इंजीनियर होते हैं और जो घर का नक्शा वगैरह बनाते हैं उनमें ये इंटेलिजेंस जो है वो होती है। इंटरपर्सनल का क्या मतलब होता है, देखिए इंटरपर्सनल का मतलब है जैसे डांस करते हैं तो जो सॉन्ग चलता है उसके ऊपर डांस करते हैं, तो सॉन्ग के और डांस में इंटरपर्सनल है, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब बात करें इंटरपर्सनल मतलब एक समूह है, उसके अंदर कैसा कोऑर्डिनेशन है वो चीज देखेंगे। इंट्रा में होता है खुद की पर्सनल, ठीक है, मतलब समय खुद की अभिव्यक्ति हम कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने अच्छे से, मान लीजिए हम कोई पेंटर हैं, सिंगर हैं, मूर्तिकार हैं, तो अपनी जो अभिव्यक्ति हो कितने अच्छे से कर सकते हैं, वो है इंटरपर्सनल, ठीक है। फिर आती है एक अपनी जो लास्ट है वो क्या बच गई, नेचुरलिस्टिक, ठीक है। नेचुरलिस्टिक में क्या आएगा, जो भी हम एक्सप्रेशन करते हैं, जो भी आर्ट बनाते हैं, वो क्या है, नेचर का एक वो है, प्रतिबिंब है। जब हम दृश्य कला का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं
कि वास्तव में देखने और हमारे वातावरण का निरीक्षण करने पे जो कला है, इस कला से हम, कला के माध्यम से हम नेचर के साथ बातचीत करते हैं। कई बार देखा होगा कि ऐसी पेंटिंग होती है जो उसको ये लगता है कि ये जैसे रियल है। कई मूर्तिकार ऐसे मूर्ति और घात कलर्स का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगती है जैसे बिल्कुल नेचुरल है। तो मतलब इसमें ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ वो नहीं था, बड़ा चीज नहीं थी। ये 8 प्रकार की हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस बताई है। हर किसी में 1 या 2 प्रकार की जो इंटेलिजेंस है वो पाई जाती है, उसके ऊपर ध्यान दे तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई मल्टीपल इंटेलिजेंस की। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इसके आगे क्या पढ़ेंगे देखते हैं। पहले इसको कर देते हैं रब। बात है इसका जो पीडीएफ है उसमें सारी चीजें मिलेंगी, तो फिर मैं वही कहूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत आपको कतई नहीं है। और आपको ये कोर्स वगैरह पसंद आ रहा हो तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, सब तक पहुंचाइए। ठीक है, अभी बोर्ड अच्छे से क्लियर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, कोई इश्यू ना आए। ये जो ब्लैक स्याही होती है इससे थोड़ा बोर्ड खराब हो जाता है और फिर साफ होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन अंडरस्टैंडिंग इमर्जिंग एक्सप्रेशन आर्ट बाय स्टूडेंट्स। तो जो आर्ट की टॉप स्किल्स हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। टॉप 10 स्किल्स कह सकते हैं हम। यहां पे लिख देता हूं क्योंकि सारी लिखनी है तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, टॉप 10 स्किल्स। तो टॉप 10 स्किल्स के अंदर हम पहले जो पढ़ेंगे वो है क्रिएटिविटी। ठीक है, अब बात करें क्रिएटिविटी क्या होती है। जो आर्ट है उसके द्वारा जो स्टूडेंट है उनमें कलात्मकता का निर्माण होता है। जब वह कला का प्रयोग करता है ना तो उसका सोचने का जो क्षेत्र है ना वो एक्सपेंड हो जाता है, वो क्रिएटिव बन जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से सोचता है और जिससे उसका डेवलपमेंट होता है। फिर आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। ठीक है, जब बच्चे का कला से फिजिकल भी होगा, इंटेलेक्चुअल भी, इमोशनल भी विकास होगा, तो साथ में क्या होगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी, जिससे क्या है जो कॉन्फिडेंस लेवल है बच्चे का, उसमें जो शर्म है, झिझक है, ये सारी चीजें हैं वो दूर होंगी। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स भी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। मुश्किल चुनौतियों का सामना कैसे करना है, उसको कैसे सोल्व करना है, इन सबको भी वो सीख जाएगा। फिर है एक आता है अपना फोकस। बच्चे का फोकस जो है पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी चीज में वो फोकस होके करता है। किसी भी काम को, खेल रहा है, खेलने में भी सीखते हैं, किसी चीज का रोल कर रहा है या फिर पढ़ाई भी कर रहा है तो फोकस होके करता है। फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए जैसे पेंटर होता है, आर्टिस्ट होता है, वो अपनी जो भावनाएं है उसको पिक्चर के ऊपर छाप देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों में भी ये एबिलिटी डेवलप होती है। जैसे कोई डांसर है वो अपनी भावनाओं को डांस के द्वारा प्रदर्शित करता है। ठीक है, कोई नाटक के द्वारा करता है, मोको होते हैं उनके द्वारा, कोई लिख के करता है। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा अपने आप को इम्प्रूव, इसमें इंप्रूवमेंट आती है और एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बच्चा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने योग्य बन जाता है, इसमें कुछ नहीं है। कोलैबोरेशन की भावना आ जाती है, बच्चा दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके सीखना शुरू कर देता है। किसी में
मान लीजिए मतलब समूह भावना का बच्चे में विकास होने लग जाता है, फिर सीखने में भी अच्छी तरह काम आता है, सोशल स्किल्स फिर इससे बढ़ती हैं। फिर आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन बढ़ता है आर्ट से बच्चों में, ठीक है। कई बार देखा होगा कि यदि कोई कला भरपूर मात्रा में है तो यह जीवन भर उसी कला को समर्पित हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई डांसर है या कोई खेल में अच्छा है तो पूरी जिंदगी भर उसी को समर्पित रहता है, ये है डेडिकेशन। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ये है ABI, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा यहाँ पे चला नहीं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या है? उत्तरदायित्व है। कला जो है वो बच्चे में अकाउंटेबिलिटी का फीचर ऐड कर देती है, ये कह सकते हैं। वो अपने जो मान ले अगर कुछ गलती भी कर रहे हैं तो उसका उत्तरदायित्व लेना सीख जाते हैं, ठीक है। उनके क्या क्या कर्तव्य हैं उन चीजों को वो सीख जाते हैं। इन सारी चीजों का आर्ट से बच्चों के अंदर निर्माण होता है, ठीक है। ये आर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स थी, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।